तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। गजब की तो जय हिंद गाइस एक और एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो सुनिए इसको पहले, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन। ठंड पड़ रही है दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से। शीतलहर, एकदम बर्फीली हवा चल रही है। दफ्तर के बाहर इस वक्त जब दोपहर का वक्त होता है तो लोग धूप सेक रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन ठंड जो है वाकई कमाल की है। मौसम के बाद अब आते हैं सीधे अपनी कहानी पर। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कत्ल हुए जो आज भी एक पहेली है जिसको सुलझाया नहीं जा सका। आज जिस कहानी को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, 50 साल हो गए, लास्ट 50 ईयर से तमाम ज़हीन दिमाग इस केस पर जुड़े आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस पहेली को सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। और पहेली सुलझी नहीं, इस वजह से आज तक कातिल पकड़ा नहीं गया। हालांकि इस केस को सुलझाने के लिए ना मालूम कितनी ही कब्रों को खोद डाला गया। नई टेक्नोलॉजी जब आई, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, तो उन कब्रों को खोद खोद कर जिन जिन के ऊपर शक था उनके डीएनए के सैंपल लेकर मैच कराए गए। कोई फायदा नहीं, कोई भी कातिल नहीं मिला। और ये कातिल तब तक नहीं मिलेगा जब तक पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, डिटेक्टिव एक पहेली का जवाब न ढूंढे। और पहेली यह है कि कोई कातिल क्यों खासतौर पर सिर्फ उनको अपना निशाना बनाएगा, उनको अपना शिकार बनाएगा, जिसके नाम और सरनेम की शुरुआत एक ही वर्ड से होती है और जिसकी लाश उस जगह जाकर फेंकी जाती है जो उसके नाम का पहला वर्ड है। यानी 3 लेटर में ये पूरे कत्ल की कहानी है जो उलझी हुई है। पहला नाम, फिर उसका सरनेम, दोनों की शुरुआत एक ही वर्ड से होनी चाहिए। जैसे सपोज शम्स एस से शुरू हुआ, और अगर मैं शम्स के आगे मान लीजिए सुमेर लगा दूं तो एस। तो नाम भी जिससे शुरू हो वो शब्द या अल्फाबेट, और जो सरनेम दोनों एक हो। और फिर जहां लाश मिलती है उस जगह का नाम भी सेम उसी वर्ड से शुरू होता है जो उसके नाम या सरनेम से शुरू होता है। तो ये 3 अक्षरों की पहेली है, और इन 3 अक्षरों की पहेली को सुलझाने में आज 50 साल बीत गए, लेकिन इसे कोई सुलझा नहीं पाया। और यही वजह है कि कातिल पता नहीं अब जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन है भी तो आज तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। न्यूयॉर्क शहर में एक इलाका है और उस इलाके का नाम है रॉचेस्टर। रॉचेस्टर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद जो बॉर्डर है उनका कनाडा या किसी देश से, वहाँ पे है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, न्यूयॉर्क के अंदर आता है रॉचेस्टर, और वहीं बॉर्डर पर ही है। कहानी 71 से 73 की है, इसीलिए मैं 50 साल कह रहा हूँ। इसी रॉचेस्टर में न्यूयॉर्क के एक 10 साल की लड़की रहा करती थी। उसका नाम था कार्मेन कोलोन, CARMEN, कार्मेन, COLON। तो पहला नाम कार्मेन भी सी से, और कोलोन जो उसका सरनेम है वो भी सी से। तो कार्मेन कोलोन इसी रॉचेस्टर इलाके में रहा करती थी। 16 नवंबर 1971 की बात है। 10 साल की कार्मेन कोलोन अपने घर से निकलती है। उसके फादर थे नहीं, मदर साथ में रहती थी, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। तो अपने दादा के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन किसी के पास रखा हुआ था उनका, वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए घर के करीब ही जाती है। 16 नवंबर 1971, वक्त था शाम 4:20। 10 साल की कार्मेन कोलोन प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए जाती है पर घर नहीं लौटती। 4 से 5, 6 बज जाता है। मुश्किल से 5 मिनट का काम था, लेकिन वो आती नहीं है। आखिरकार रात करीब 8:30 बजे कार्मेन कोलोन के ग्रैंड पेरेंट्स लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं उसकी मिसिंग की। पुलिस हरकत में आती है, पूछती है, कुछ चश्मदीद मिलते हैं, बताते हैं कि उन्होंने आखिरी बार उसको सड़क किनारे एक गाड़ी थी उसके ड्राइवर से बात करते हुए देखा। अब उसने गाड़ी का जो हुलिया बताया वो बताया कि कुछ बड़ी सी गाड़ी थी। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, कोई अता पता नहीं मिला। तमाम
आसपास के इलाकों को छान मारा गया, लेकिन कार्मेन क्लोन नहीं मिलती। 2 दिन बीत जाते हैं। 16 नवंबर को वो गायब हुई थी 1971 को। 18 नवंबर अब आ चुका था, 48 घंटे बीत गए। 18 नवंबर को अचानक एक शख्स पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिस जगह पर कार्मेन क्लोन का घर था वहां से करीब 12 मील की दूरी पर एक जगह है, एक छोटी सी, उसका नाम है चर्च विले। वहां वो एक लड़की की लाश देखता है जिसके जिस्म पर कुछ कपड़े थे, कुछ नहीं थे, छोटी सी बच्ची थी। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस इधर कार्मेन क्लोन को ढूंढ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। चूंकि तस्वीर पुलिस के पास थी, लाश को देखते ही पुलिस पहचान जाती है कि ये कार्मेन क्लोन की लाश है। तो कार्मेन क्लोन की लाश 2 दिन के बाद जिस जगह से मिली, उस जगह का नाम था चर्च विले, और इस जगह के नाम का पहला अक्षर भी सी से शुरू होता था, CHURCH, चर्च। तो कार्मेन क्लोन CCC, और जिस जगह लाश मिली चर्च विले, CCC। अब पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि कार्मेन क्लोन के साथ रेप हुआ है, और उसकी लाश जिस तरीके से फेंकी गई थी वो बिल्कुल हाईवे के किनारे, एक्सप्रेस वे जो है वहां पर, उसके किनारे, और ऐसा लगता था लाश के शरीर पर कुछ ऐसे जख्म के निशान थे कि शायद उसे चलती गाड़ी से फेंका गया है। अब इस दौरान में, उससे पहले ये 2 दिन हो गए थे, तमाम गुस्सा था लोगों में, क्योंकि बड़ा शांत सा इलाका था ये। लेकिन जब लाश मिली तो और गुस्सा। अब लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, कातिल को पकड़ो। पुलिस तमाम कोशिश कर रही है, कातिल पकड़ में नहीं आ रहा है। तब वहाँ के 2 न्यूज़पेपर उस दौर में जो न्यूयॉर्क से पब्लिश होते थे, उन्होंने बाकायदा करीब $2,500 इनाम रखा कि अगर कोई भी इस कातिल का क्लू देगा। कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में इनाम की रकम $6,000 तक कर दी गई, कोई फायदा नहीं हुआ। 1972 आ गया था, क्योंकि ये बात थी 16 नवंबर की। इसके बाद बाकायदा 5 बड़े बड़े होर्डिंग उस जगह के अलग अलग जगहों पर लगाए गए, और कहा गया कि जिसके पास भी कोई जानकारी हो उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, इनाम भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी भी जानकारी अगर देंगे तो इस केस को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो हर तरह से कोशिश की गई, पुलिस भी लगी रही, इनाम की रकम का भी ऐलान हुआ, होर्डिंग्स भी लगाए गए, पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन कार्मेन क्लोन का कातिल नहीं मिला। लगभग 1.5 साल बीत गए। नवंबर 1971 में कार्मेन क्लोन के साथ ये सब कुछ हुआ था। अब तारीख आ गई थी 2 अप्रैल 1973। लगभग 17 महीने बीत गए थे कार्मेन क्लोन के रेप एंड कत्ल की वारदात को। 17 अप्रैल, बल्कि 2 अप्रैल 1973 को इसी इलाके में, जो रोचेस्टर न्यूयॉर्क के पास है, एक और लड़की रहा करती थी। उसका नाम था वांडा वॉल्कोविच, WANDA वांडा, और WALKOY बल्कि WICZ। तो उसका नाम और सरनेम दोनों W से शुरू होता था। 11 साल की ये लड़की, ये घर में कुछ कहा गया, एक बराबर में ग्रोसरी की दुकान थी कि वहां से कुछ सामान ले आओ। वक्त था करीब शाम के 5 बजे। ये 5 बजे ग्रोसरी शॉप से सामान लेने के लिए गई वांडा, लेकिन लौट कर नहीं आई। कुछ देर बीत गया, घर वालों को फिक्र हुई, घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, मिली नहीं। रात 10:15 पर वांडा के घर वालों ने पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट फाइल कर दी। अब पुलिस परेशान हो गई, क्योंकि 17 महीने से वो जो पहला केस हुआ था उसके कातिल को ढूंढ नहीं पा रही थी कार्मेन की। अब ये दूसरी बच्ची गायब हो गई, और लगभग वो 10 साल की, ये 11 साल की। पुलिस ने फौरन अपनी दिखाई कि किस तरह से मुस्तैदी ढूंढने का काम शुरू किया। कोई फायदा नहीं, आसपास। फिर पता किया ग्रोसरी शॉप पे कि कोई ऐसा मिले, एक चश्मदीद मिला, एक विटनेस और एक लेडी, 2 मिले। उन्होंने कहा कि हाँ वो ग्रोसरी शॉप से गुजर रही थी, उसके बाद हमने देखा कोई सड़क के किनारे एक बड़ी सी गाड़ी थी, वहां तक देखा, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पहले केस की तरह एक दूसरी गाड़ी का भी जिक्र आया, लेकिन उस गाड़ी का कलर,
बाकी मैं ये सब विटनेस देख नहीं पाया। पुलिस को फिर 17 साल पुरानी कहानी याद आई, लगा कि ये अगर हो गया तो फिर पब्लिक का गुस्सा और होगा। अब पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन यानी कि 3 अप्रैल 1973 को जो वांडा है उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर, 8-10 मील की ही दूरी पर एक शख्स गुजर रहा था और उसने पुलिस को फोन किया, वो भी हाईवे और सड़क के किनारे। उसने कहा यह एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम फौरन पहुंची और वहां पहुंचने के बाद देखा वो वांडा की ही लाश थी, कपड़े पूरे थे, लाश के ऊपर जख्म के निशान वैसे ही थे जैसे कारमेन के मिले थे। पुलिस ने लाश को उठाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पता चला कि वांडा के साथ भी रेप हुआ था और फिर उसको गला घोंट कर मारा गया था। कारमेन के भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह गला घोंटना बताई गई थी, अब बेल्ट से या फिर किसी और चीज से, लेकिन गला घोंट कर। अब जब दोनों केस में सिमिलरिटी, पुलिस के हाथ पैर फूल गए, लोगों को पता चला अब ये हुआ कि ऐसा कोई है। और इत्तेफाक से वांडा वाल्कोविच की जहां से लाश मिली उस जगह का नाम था वेबस्टर, WEBSTER, यानी वांडा वाल्कोविच, W से नाम, W से सरनेम, और जहां उसकी लाश मिली वो भी W से, वेबस्टर। अब पुलिस को लगा कि ये क्या चक्कर है, लेकिन फिर भी पुलिस इतनी सीरियस इस अल्फाबेट या इस नाम पे नहीं जा रही थी, वो कातिल को ढूंढ रही थी। इसके लिए भी बड़े इनाम घोषित किए गए। एक्सप्रेस से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों को के बारे में पता करना शुरू किया गया कि शायद कहीं से कुछ जानकारी मिले। दिन बीतता गया, कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, केस नहीं सुलझ पाया। 7 महीने बीत चुके थे। अब अप्रैल 1973 को वांडा की लाश मिली थी और अब 1973 ही नवंबर का महीना आ चुका था। मतलब वांडा के मौत के 7 महीने बाद की बात है। 26 नवंबर तारीख थी 1973 साल। इसी इलाके में, रॉचेस्टर में, एक और लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र भी 11 साल थी और उसका नाम था मिशेल मेंजा। M फॉर मिशेल, M फॉर मेंजा, उम्र 11 साल। मिशेल 26 नवंबर को स्कूल से घर लौट रही थी, साथ में उसकी एक सहेली थी। सहेली का घर आ गया, अब उसके बाद उसको अपने घर पहुंचना था। हमेशा वक्त पर पहुंचती थी, लेकिन 26 नवंबर 1973 को मिशेल वक्त पर अपने घर नहीं पहुंची। घर पे नहीं पहुंची तो घर वालों को फिक्र हुई, उन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। सहेली आखिरी विटनेस थी। सहेली ने बताया कि जब उसने मुझे छोड़ा तब वो सड़क पर एक गाड़ी गुजर रही थी और वहीं पर वो उसके ड्राइवर से बात कर रही थी। बस इतनी जानकारी थी। अब पहले केस में जो कारमेन क्लोन, उसकी भी बात थी कि कोई एक गाड़ी थी। दूसरा जो केस था वांडा का, उसमें भी थी कि एक बड़ी सी गाड़ी थी। तीसरा जो मिशेल का केस आया, इसमें भी थी कि एक गाड़ी थी, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं। अब पुलिस का माथा ठनका। मिशेल की तलाश जोरों शोर से शुरू हुई और आसपास के जितने इलाके थे, 2 लाशें मिली थी हाईवे के किनारे, तो उसी हिसाब से उन्होंने उसकी बॉडी जो है वो ढूंढनी शुरू कर दी। 26 नवंबर को वो गायब हुई थी। 2 दिन बीत गए। 28 नवंबर 1973 की तारीख आ गई। 28 नवंबर 1973 की सुबह 10:30 बजे एक शख्स अचानक सड़क किनारे एक लड़की की लाश देखता है, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश देखकर पहचान जाती है कि ये मिशेल की लाश। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, मिशेल के साथ भी रेप हुआ था, उसकी मौत भी गला घोंटने से हुई थी। जिस्म पर वैसे ही खरोंच के और चोट के निशान थे और ऐसा लगता था जैसे उसकी बॉडी भी किसी चलती गाड़ी से फेंकी गई है। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि मिचेल भी उसी जगह से गायब हुई थी जहां से दोनों गायब हुई थी, जिस इलाके से, यानी रॉचेस्टर। लेकिन इस बार जो मिशेल की लाश मिलती है वो भी 10-12 मील दूर एक दूसरे इलाके में, एक छोटा सा इलाका।
और उस जगह का नाम था मैकडॉन, MACEDON। तो मिशेल मेंजा, M फॉर मिशेल, M फॉर मेंजा, और जिस जगह से लाश मिली उस जगह का नाम मैकडॉन। इसकी भी शुरुआत M से। अब पुलिस को जब लाश मिली तो पहली बार इनके जो डिटेक्टिव थे उन्होंने इस पहलू से सोचना शुरू किया। जब तीनों केस स्टडी, क्योंकि तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तीनों के गायब होने के बाद किसी गाड़ी का जिक्र, तीनों की उम्र 10 से 11 साल, बहुत सारी जब उन्होंने जांच की तो सिमिलरिटी सामने आनी शुरू हुई। पता चला ये तीनों वो लड़कियां थीं जिनकी फैमिली डिस्टर्ब थी, मतलब किसी के फादर नहीं थे, किसी के फादर छोड़कर चले गए, कोई ग्रैंडफादर के साथ रह रही थी, कोई माँ के साथ रह रही थी। तीनों बेहद कम बोलने वाले थे लड़कियां, तीनों गरीब परिवार से, तीनों कट्टर कैथोलिक फैमिली से। अब ये सारी चीजें सिमिलरिटी, और तीनों जब गायब हुए तो शाम का वक्त 2:30 से 4:30-5 के दरमियान, डे लाइट में, और तीनों को की जो लाशें मिली वो एक ही अलग अलग इलाके में, एक ही तरीके से सड़क किनारे। अब पुलिस ने यहां से ढूंढना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो तीनों लड़कियों का कत्ल हुआ उन तीनों के नेम और सरनेम का अल्फाबेट एक था। मिशेल मेनेजा MM, कार्मेन कोलोन CC, वांडा वाकोविच WW। और तीनों की जो लाश मिली उन्हीं के निक जो सरनेम है या नेम है उसी नाम से शुरू होने वाले इलाके से, जैसे वांडा की मिली वेबस्टर से लाश, कार्मेन की मिली चर्चविले से लाश, इसके अलावा मिशेल की मिली मैकडॉन से लाश। तो दोनों नाम का अल्फाबेट और लाश जहां से मिली उस जगह का पहला वर्ड मैच कर रहा है। अब इस अल्फाबेट कत्ल की पहली बार डिटेक्टिव और बाकी लोगों ने इसको ध्यान से देखना और सोचना शुरू किया। अब इस लाइन पे तफ्तीश की। 71 से 73 साल के दरमियान ये तीनों कत्ल हुए थे। पुलिस जांच करती रही। इस दौरान में अब कुछ सस्पेक्ट पुलिस की नज़रों से गुजरे, ज़रा भी शक होता है उस गाड़ी की तरह या जो गाड़ी की बताई गई। 800 लोगों को पुलिस ने इंट्रोगेट किया, उनको कुछ हिरासत में लिया, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। बॉडी भी जो है इन लोगों की काफ़ी वक्त तक रखी रही गई ताकि कोई केस में वो हो, लेकिन कब तक, इंतज़ार बढ़ता जा रहा था, प्रेशर था। आखिरकार कार्मेन कोलोन, इसके अलावा जो 1971 22 नवंबर को दफना दिया गया वहीं के कब्रिस्तान में। 1973 अप्रैल में जो वॉल्कोविच है उसकी लाश को भी दफना दिया गया। इसके अलावा मेनास की भी जो लाश है दिसंबर 1 1973 उसको भी दफना दिया गया, और इन सभी की लाश रोचेस्टर के एक ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो एक तरह से कत्ल, एक तरह के नेम और सरनेम, एक ही तरह का इंसिडेंट, एक ही जैसा एक तरीके से लाश का मिलना, और इन तीनों की तकदीर में एक ही कब्रिस्तान में दफन होना। ये सारी चीज़ें जब आई तो अब इसके बाद लोगों का ध्यान दिया गया, मीडिया का ध्यान दिया गया, और उसके बाद से ही ये केस अल्फ़ाबेट किलर, या एक और भी इसका नाम था, उसके नाम से ये मशहूर हो गया। जांच चलती रही, बहुत सारे इसमें इन्वेस्टिगेशन हुए। जो मेन 800 थे उनमें से कुछ सस्पेक्ट बड़े स्ट्रांग थे। उनमें से एक था मिगुएल कोलोन। मिगुएल कोलोन जो था वो कार्मेन कोलोन का अंकल लगा करता था, अंकल था वो। और कहते हैं कि आखिरी बार जिस दिन वो गई थी घर से बाहर निकलने के लिए, तो उस गाड़ी से पहले वहाँ के आसपास के इलाके में उसके अंकल भी देखा गया था, जबकि वो अलग रहता था। और सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि जो कार्मेन कोलोन थी उसकी मदर के साथ उसके अंकल के रिलेशन थे। तो एक थ्योरी ये आई कि शायद उस रिलेशनशिप की खबर मासूम कोलोन को मिल गई, उसने इस हालत में देख लिया, और उस राज को दबाने के लिए उसी ने उसे मार डाला। अब उससे पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिर में मिगुएल कोलोन को छोड़ दिया गया।
दूसरा जो सबसे बड़ा सस्पेक्ट आया इस केस में, उसका नाम था डेनिस ट्रेमिनी। डेनिस ट्रेमिनी एक मतलब वहां का घोषित अपराधी टाइप का था, और उसके ऊपर यह था कि उसने बहुत सारे बच्चियों के यौन शोषण किए। 1971 से 73 के दरमियान ही उसके ऊपर बहुत सारे रेप के भी इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन वो भाग चुका था और मिला नहीं, और अलग अलग जगहों पे वो छुपता रहा। 2007 जनवरी 2007 में, हालांकि ये छुपता रहा उस दौरान में भी, लेकिन इन इलाकों में जहाँ जहाँ ये चीज़ें हुई, ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला था जिससे ये पता चले कि डेनिस ट्रेमिनी को किसी ने मौके पर या मौका वारदात पर या जहाँ से लाश मिली देखा हो। तो कहीं पे भी उसकी मौजूदगी साबित नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस के नज़र में वो एक सस्पेक्ट था। जनवरी 2007 में ट्रेमिनी ने खुद को गोली मार ली थी। मौत के बाद उसे जब दफनाया गया तो ये बात पुलिस को पता चली। न्यूयॉर्क में जो इस मामले की जांच कर रही थी, उसने उसकी बॉडी को निकलवाया और उसका डीएनए सैंपल लिया और उन तीनों बच्चियों से मिलवाया, और ये लगा था कि शायद केस खुल जाएगा। लेकिन अफसोस, डेनिस ट्रेमिनी से किसी का भी डीएनए सैंपल मैच नहीं कर पाया, यानी कि वो बेकसूर था। 2009 सबसे जो लास्ट हुआ है वो ये है कि एक इसमें जो बड़ी गाड़ी का जिक्र हो रहा था, तो उसमें आया कि शायद ये फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी हो सकती है, जो हुलिया कुछ चश्मदीदों ने अलग अलग तरीके से बताया था। तो बड़ी गाड़ी और फायर ब्रिगेड के एक शख्स पर पुलिस को बड़ा पुख्ता शक था कि ये कहीं ना कहीं है, क्योंकि तीनों को जिस तरीके से उठाया गया वो सड़क से गायब, फिर तीनों की लाश सड़क के किनारे मिली, फिर तीनों को जिस तरीके से बॉडी मिली उसमें यह था कि इनको गाड़ी से नीचे फेंका गया है, तो अब वो गाड़ी कोई बड़ी हो सकती है। तो ये हुआ कि ये फिर एक फाइटर गाड़ी थी, उसके एक एम्प्लॉय के ऊपर शक हुआ। लेकिन ये बहुत बात की बात है, धीरे धीरे चूंकि ये केस पे काम चलता रहा। 2009 में न्यूयॉर्क पुलिस ने तय किया कि अब तो डीएनए और वीएनए बहुत एडवांस हो चुका है, तो उसके भी सैंपल को टेस्ट करते हैं। तो उस फायर फाइटर की जब मौत हो गई, उसके कब्र से भी उसको लाश को बाहर निकालकर उसके डीएनए का सैंपल लिया गया और उस सैंपल को उन तीनों लड़कियों के साथ मिलाया गया। अफसोस, वो सैंपल भी नहीं मिल पाया, यानी वो फायर फाइटर भी जो था वो भी बेकसूर था। 50th ईयर, 50 साल इस केस को हो गए। 1971 से शुरू हुआ था 73 तक। 50 सालों में न जाने कितने लोगों से पूछताछ हुई, 50 सालों में न जाने कितने तरीके से जांच हुई, 50 सालों में न जाने कितने ज़हीन दिमाग ने अपने आप को आगे किया कि वो इस अल्फ़ाबेट किलर को ढूंढेंगे। लेकिन आज भी ये केस एक पहेली की तरह है। इस अल्फ़ाबेट किलिंग के पीछे का मकसद ही क्या है, इस सवाल का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। ऐसी एक शिकार को ढूंढना जिसके नाम और सरनेम एक ही वर्ड से शुरू हो, और उस शिकार की लाश ऐसी जगह फेंकना जहां उसका नाम और सरनेम का जो अक्षर है वो जगह की भी, उस इलाके की भी नाम की शुरुआत उसी अक्षर से हो, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अल्फ़ाबेट किलिंग की यही पहेली है। 50 साल में तो सुलझा नहीं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट 50वीं जब 50 साल हुए, तब न्यूयॉर्क और वहाँ की जो पुलिस थी रॉचेस्टर, उन्होंने कहा कि ये केस बेशक बंद है, लेकिन बंद नहीं है, आज भी खुला हुआ है। आज भी अगर किसी के पास कोई क्लू है, कोई जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आगे आकर दे। और आज भी इस केस पर काम चल रहा है। 50 साल तो हो गए, अल्फ़ाबेट किलर आज तक सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता ये केस सुलझ जाए और फिर पूरी दुनिया को ये पता चले कि इस अल्फ़ाबेट किलिंग का मतलब क्या था। आखिर कातिल क्यों ऐसे शिकार को चुन रहा था जिसके नाम और सरनेम एक ही वर्ड से शुरू हो, और क्यों वो उसकी लाश को उसी जगह फेंक रहा था जिस जगह के नाम का पहला अक्षर भी उसके शिकार के नेम और सरनेम का पहला अक्षर हो। मालूम नहीं क्या वजह होगी। तो ये थी आज की कहानी। तो गाइस, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, बहुत ही रहस्यमयी। और अगर आप ऐसे ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है और मतलब अलग से इंटरेस्टिंग होती हैं, जो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो चलिए
नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिर से लेके आऊँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।